हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। चलिए हम आज पढ़ेंगे बाबू ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हम समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैट्रिक में और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। यहाँ से हम ये भी जानेंगे, ठीक है, कि किसको वोल्टेज बोला जाता है, बैटरी का किसमें वोल्टेज के बोला जाता है, वोल्टेज को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो देखो, ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स ने, ओम एक भौतिक शास्त्री थे। ओम्स क्या थे? ओम एक वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्री थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1827 ईस्वी में 1827 ईस्वी में इन्होंने ओम्स लॉ को प्रतिपादित किया। ठीक है, ओम्स का पूरा नाम होता है, ओम्स का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है। जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर इस नियम को रखा गया, ओम्स लॉ। ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के चालक मतलब जो आवेश को, धारा को संचालित करता है। तो संचालित कौन करता है? बैटरी करता है। बैटरी में दो पोल होता है, एक धन होता है, एक धन होता है बाबू पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव होता है, और एक होता है निगेटिव, एक होता है निगेटिव पोल। दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव होते हैं। तो ये संचालित करता है आवेश को, तो इसी को हम बोलते हैं चालक। तो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है, उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है धन ध्रुव से निगेटिव की तरफ, ऋण ध्रुव की तरफ, प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होता है। मतलब किसी भी बैटरी के दोनों ध्रुवों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है, करंट के सीधा समानुपाती होता है। यदि ताप नियत रहे, समान ताप पर, ठीक है, समान ताप, और अगर पदार्थ की प्रकृति नियत रहे, तो उस ताप पर और उस नियत प्रकृति पर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई। ठीक है, V वेरिस I इज इक्वल टू, तो V वेरिस I को हम V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। R जब हम इसको हटाएंगे, समानुपाती का सीन, बराबर का सीन देंगे, तो R रेसिस्टेंट जो होगा उत्पन्न होगा। तो इस R को हम एक नियतांक बोलते हैं, नियतांक, इसी को हम प्रतिरोध रेसिस्टेंट बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वह चीज है, प्रतिरोध वह है जो धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है बाबू? जो धारा का विरोध करे, ठीक है, जो, लिख लो, जो धारा का विरोध करे, विद्युत धारा का विरोध करे, विरोध करे, जो विद्युत धारा का विरोध करे, उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस का यूज प्रतिरोध का, अच्छा मान लो कि धारा का ये विरोध कर रहा है, तो प्रतिरोध का यूज हम कहाँ करेंगे? धारा को रोकने के लिए। अगर धारा अधिक आ रही है तो उस धारा को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम रेसिस्टेंस का यूज करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे टीवी में या रेडियो में, जब आप बनवाने जाते होंगे दुकान पे, तो वहां पे देखते होंगे कि जब वो रेडियो खोलता है या टीवी खोलता है, तो छोटे छोटे रेसिस्टेंट आपको दिखाई पड़ते हैं। किस टाइप के? तो ऐसे लगे होते हैं, एक ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे, फिर ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है। यही जो रेसिस्टेंट होता है, छोटा रेसिस्टेंट, ये रेसिस्टेंट बोला जाता है। इसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। ये धारा को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है।
समझ में आया? प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध जो होता है चालक का, किसी भी चालक, कोई चालक तार है तो चालक तार का गुण होता है कि उसमें प्रतिरोध होगा, उसमें धारा बहेगी तो कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किसी चालक तार का वह गुण होता है प्रतिरोध, किसी चालक तार का वह गुण होता है कि वह अपने अंदर से धारा प्रवाह का विरोध करता है। वो अपने अंदर से चालक कोई भी चालक तार होगा, कोई भी चालक जिसमें धारा बह रही होगी, तो उसका गुण ही होता है कि वो अपने अंदर से धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और इसी विरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा विभवांतर, देखो ओम्स लॉ के कई सारे जो है इसको लिखने का बहुत सारे तरीका है। दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का सीधा समानुपाती होता है, या दोनों सिरों के बीच प्रवाहित धारा, उसमें दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो आप जैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो, लेकिन सबसे इजी फॉर्म अपनाना चाहिए, सबसे इजी परिभाषा जो डिफिनीशन होता है उसको हमें अपनाना चाहिए। तो आप परिभाषा यहीं से बोल सकते हैं, किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है यदि ताप नियत रहे, ताप नियत रहे। समझ में आया? V इज इक्वल टू आई आर, हम समझ गए। ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं V, I और R का जो है इसको हम क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं? तो V को हम बोलते हैं, जैसे हमने बताया V को, कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है? विभवांतर लगता है, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है क्या? V, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं V को, और इसी को वोल्टेज भी बोला जा सकता है। इसी को इसको विभवांतर कहा जाता है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, या इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। हम बोलते हैं ना कि बैटरी में कितना वोल्टेज है, बैटरी कितना चार्ज है, तो उससे क्या पता चलता है? वोल्टेज से, कि बैटरी के अंदर विभव जो है, विभव का कम या अधिक होना, बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा कम है, ये ठीक है, पता चलता है, विभव का पता चलता है कि इनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है। जितना अधिक विभवांतर होगा उतना ही इसमें आवेश ज्यादा होता है बैटरी में। तो बैटरी का धारा मापने के लिए हम वोल्टेज का यूज करते हैं। समझ में आया? विभवांतर का आवेश मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वोल्टेज का यूज करते हैं, V, जिसका प्रतीक जो होता है V होता है विभवांतर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्टेज, ठीक है, विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्टेज से। तो हमने देखा कि इसको वोल्टेज से मापते हैं, मतलब इसको V से मापते हैं, तो वोल्टेज का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है, वोल्ट में मापा जाता है, वोल्टेज में मापा जाता है। समझ में आया? वैसे ही I जो है यह क्या है बाबू? करंट है। I जो है वो क्या है? करंट है। I करंट है, धारा है, तो धारा को हम किस में मापते हैं? धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। इसको ए से सूचित करते हैं, इसको हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंट है, आर है, जिसको हम रेसिस्टेंट बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध बोला जाता है इसको, प्रतिरोध बोला जाता है। इस प्रतिरोध को
तो हमने ये देखा कि आर जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। इसका SI मात्रक जो होता है बाबू ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अगर हम यहाँ से देखें कि V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर बटा धारा, विभवांतर बटा धारा। ठीक है। रेसिस्टेंट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है, तो हमने ओम लिखा। और वोल्टेज जो होता है विभवांतर, इसको वोल्टेज बोलिए या विभवांतर बोलिए। ठीक है। विभवांतर दो बैटरी में जो बैटरी होता है उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। तो इस वोल्टेज का SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है V, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो हमने देखा कि 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट बटा एम्पियर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक भी हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही मात्रक भी हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है। ओम 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट प्रति ओम होता है, 1 वोल्ट। तो ओम क्या होता है? ओम का डिफिनीशन क्या है? तो ओम का डिफिनीशन है कि 1 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने पर जब चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसी को हम 1 ओम कहते हैं। ठीक है। उसी को कहा जाता है क्या? 1 ओम कहा जाता है। तो हमने यहाँ से ये देखा, करंट के बारे में हमने जाना, करंट, धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक भी जान गए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का मात्रक भी हमने जाना, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनाया जाता है, V इज इक्वल टू IR पर न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। तो हम न्यूमेरिकल भी बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो हमने देखा ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR। यहां से हम ये भी पढ़ेंगे कि I इज इक्वल टू V बटा R। V बटा R मतलब हम कह सकते हैं कि जो धारा होता है वो प्रतिरोध के विरुद्ध समानुपाती होता है। धारा मतलब किसी चालक में प्रवाहित जो आवेश, अगर Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, ये क्या है? चालक तार है। चालक तार है, समझिएगा, चालक तार है। इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस चार्ज लिए हुए है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, इधर से रुकावट उत्पन्न होगा। इसी रुकावट को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध। रेसिस्टेंस बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। प्रतिरोध बोलते हैं। अब हमने देखा कि तार में प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है। जब हम आवेश को भेज रहे हैं, जब धारा बहना स्टार्ट हो रहा है, जब धारा बहना स्टार्ट हो रहा है तो प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है। अब देखो किसी चालक तार में धारा क्यों बहता है? मान लो कि ये चालक तार है, इसमें धारा क्यों बहेगा? जब हम ऐसे बनाएंगे, कोई पाइप लेंगे, इसमें अगर हम पानी भर देंगे, वाटर भर देंगे यहाँ पे, तो क्या ये वाटर जब ये बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा, तो बताओ इसमें से पानी गिरेगा? इधर गिरेगा, इधर गिरेगा? गिरेगा नहीं, गिरेगा। तो आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश अगर इसमें से Q आवेश जा रहा है, Q आवेश इसमें से चालक तार से प्रवाहित हो रहा है, चालक तार से प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश के प्रवाह के लिए, ठीक है, या तो विभव, ये जो विभव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे विभव, यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो इस विभव में अंतर होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए।
विभव में बाबू अंतर होना चाहिए। तो आवेश के प्रवाह के लिए, ठीक है, आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश के प्रवाह के लिए विभव में अंतर क्या है, जरूरी है। मतलब विभव का कम या अधिक होना जरूरी है। हमेशा धारा जो है उच्च विभव से याद रखिएगा, हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज की तरफ चलता है। आवेश जो होता है, आवेश जो है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है, और आवेश के चलने के लिए, प्रवाह के लिए विभव में अंतर जरूरी है। विभव में अंतर नहीं होगा तो ये जो हम जिस मेला में जाते हैं तो एक पानी वाला डंडी मिलता है, जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो हवा का स्पेस रहता है वो बैलेंस रहता है। जैसे हम ऐसे करेंगे तो इधर जाएगा, इधर ऐसे करेंगे तो इधर जाएगा। तो मतलब डाउन या अधिक होना जरूरी है। आवेश का वोल्टेज का अधिक या कम होना जरूरी है आवेश के प्रवाह के लिए, धारा के प्रवाह के लिए। हाई वोल्टेज से हमेशा धारा, हाई वोल्टेज से आवेश जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चलता है, हमने देखा। और यहां से हम देखें कि जो धारा होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस तार का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, इस तार का प्रतिरोध मतलब इसमें जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, इधर से जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है बाबू देखो, इधर से जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, अगर इसमें धारा ऐसे चल रहा है, हम यहाँ से रुकावट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ा दिए हम। जब हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो आवेश जो है वो तार में क्या है, कम जाएगा, धारा कम प्रवाहित होगा। मतलब प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो धारा क्या हो जाएगा, आई का मान, धारा का मान कम हो जाएगा। समझ में आया, धारा का मान कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध कम कर देंगे हम, मतलब जो प्रतिरोध लग रहा है, प्रतिरोध को मान लो कि किसी बल्ब को जलाने के लिए, कोई बल्ब यहाँ जल रहा है, समझिएगा, एक बल्ब है जो यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे दो प्रतिरोध लगा है, एक ये और एक ये लगा है, दो प्रतिरोध R1 R2, दो प्रतिरोध लगा हुआ है। जब दो प्रतिरोध लगा हुआ है तो धारा इसमें कम चलेगा, धारा इधर से जा रहा है, धारा इधर से जा रहा है, तो धारा चलेगा तो धारा कम जाएगा यहाँ पे, तो ये कम ग्लो करेगा, कम ग्लो होगा, मतलब कम प्रकाशित होगा बल्ब। ये बल्ब जो है कम प्रकाशित होगा, बल्ब है कम प्रकाशित होगा। लेकिन अगर हम इस रेसिस्टेंट को हटा देते हैं, केवल एक ही को रहेगा, केवल एक ही रहे रेसिस्टेंट, तो इसमें धारा और अधिक जाएगा, तो बल्ब और ज्यादा प्रकाशित होगा। मतलब अगर हम रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध का मान कम करते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, धारा का मान अधिक हो जाता है। इसी प्रतिरोध को कम या अधिक करने के लिए हमें धारा नियंत्रक, एक उपकरण चाहिए जिसको हम धारा नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक बोलते हैं। प्रतिरोध को, धारा को बोलिए या प्रतिरोध को बोलिए, घटाने और बढ़ाने के लिए हमें धारा नियंत्रक का यूज करना पड़ता है, धारा नियंत्रक का यूज करना पड़ता है। और यह जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वो किन बातों पे निर्भर करता है, चलिए हम आगे समझते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रतिरोध के बारे में हमने जाना है कि रेसिस्टेंस जो होता है, धारा प्रवाह में विरोध को ही क्या बोला जाता है, धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यह प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। अगर कोई तार है, कोई चालक तार है, ये चालक तार है, मान लीजिए क्या है, ये चालक तार है,
ये चालक तार है, तो इस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, वो किस बात पे निर्भर करेगा? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा? किन बातों पर निर्भर करेगा? तो तार की जो लंबाई होगी, तार की ये लंबाई है, इस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा। मतलब तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। जो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो तार के लंबाई के क्या क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती एल लिख लीजिए। समीकरण 1 हो गया। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब क्या? ये वाला तार कितना मोटा है, यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, मतलब ये तार जितना मोटा होगा, जितना मोटा होगा उसका क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा यहाँ पे, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1 बटा क्या लिखेंगे? ए, एरिया। ए से क्या है? एरिया। तो समीकरण ये 2 हुआ। समीकरण क्या हुआ? 2 हुआ। इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या मिल जाएगा? प्रतिरोध, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह है, एल बटा ए हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा, एल और ए जुड़ जाएगा, गुना हो जाएगा एल ए। ठीक है, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल बटा ए। इस रो को हम क्या बोलते हैं? इस रो को ही हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इस रो को, इसको रो पढ़ते हैं, इसी रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता क्या है? तो कोई भी चालक तार है, कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, उसमें अपना एक गुण होता है, एक उसमें प्रतिरोधकता है, एक गुण होता है जो धारा के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। मतलब इसकी प्रकृति है। तो प्रतिरोधकता जो रोधक उत्पन्न करे, ठीक है, धारा के प्रवाह में, उसको प्रतिरोधकता बोलेंगे। तो प्रतिरोधकता हर एक चीज का अलग अलग होता है। धातु का अलग होता है, ठीक है, उसमें मिश्र धातु का अलग होता है। तो चलिए हम ये भी जानते हैं, प्रतिरोधकता समझ गए, हमने ये नियम देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध, ये निकल के आया है, जो नियम ये निकल के आया है, प्रतिरोध इज इक्वल टू रो प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटा एरिया। लंबाई बटा एरिया। हम यहां से किसी भी तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं अगर उसका लंबाई मालूम है और उसका अनुप्रस्थ काट का एरिया मालूम है। समझ में आया? अब बात आती है कि किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा और किस तार का प्रतिरोध कम होगा। हमने देखा कि ये जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अनुप्रस्थ काट के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब अगर हम R का मान, देखो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया 1/a। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, मतलब अनुप्रस्थ काट को बढ़ाते हैं, ऐसे बड़ा करते हैं, तो एरिया क्या होगा? बड़ा होगा। मान लो कि पहले 1/2 था तो 0.5 ओम का प्रतिरोध लग रहा था, लेकिन हम बढ़ा के कितना कर दिए? 1/4 कर दिए। 1/4 कर दिए तो 0.25 ओम का ही प्रतिरोध लगेगा। मतलब प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, प्रतिरोध घट जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा।
ठीक है। तो एरिया अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ये निष्कर्ष निकला। क्या निकला, एरिया बढ़ा तो प्रतिरोध कम। अगर हम लंबाई को बढ़ाते हैं तब क्या होगा, अगर लंबाई बढ़ा बाबू, अगर लंबाई को हमने बढ़ाया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सीधा समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। समझ में आया। केवल व्युत्क्रमानुपाती जो होता है, जो चीज व्युत्क्रमानुपाती होता है, देखो एरिया की व्युत्क्रमानुपाती है रेसिस्टेंट, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष एक निकला, निष्कर्ष दो निकला, हमेशा याद रखिएगा। ठीक ठीक है। इसी कारण से मोटे तार का प्रतिरोध तार मोटा होता है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं कि मोटे तार का प्रतिरोध जो होता है बाबू, वो क्या होता है, कम होता है, कम होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अधिक लंबाई का, यहां से लंबाई बढ़ा मतलब अधिक लंबाई का तार होगा तो उसका प्रतिरोध और अधिक होगा। कम लंबाई होगा तार का तो उसका प्रतिरोध कम होगा। तो ये तो सिंपल है। यही जो है डिपेंड करता है कि तार मोटा लेना चाहिए या पतला लेना चाहिए। तो हमारे घरों में जो तार का यूज होता है वायरिंग के लिए, वो मोटा तार लिया जाता है 1 mm से अधिक का। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो और धारा सुगमता से जा सके। ठीक है। अब देखो हर एक चीज का हमने बताया कि प्रतिरोधकता अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होता है। कुछ धातु होते हैं, जैसे धातु हुआ और मिश्र धातु हुआ, धातु और मिश्र धातु, इनका जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या होता है बाबू, कम होता है। प्रतिरोधकता मतलब रो जो होता है, प्रतिरोधकता वो कम होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, कम होता है। प्रतिरोधकता कम होता है। धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता कम होता है। कांच हुआ या रबड़ हुआ, कांच या रबड़, इसका जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता वो अधिक होता है। रो जो होगा प्रतिरोधकता वो कांच और रबड़ का अधिक होता है। तो हमने यहाँ देखा कि प्रतिरोधकता किसका कम होता है और किसका ज्यादा होता है। तो प्रतिरोधकता इसमें धातु का जो तार बनाया जाता है, जो मेटल्स का तार बनाया जाता है, किस चीज का तार बनाया जाता है, तो तार हमेशा कॉपर या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। कॉपर और एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम गुड कंडक्टर कहा जाता है कॉपर से। तो इसका प्रतिरोधकता, ये भी धातु है, कॉपर और एल्युमिनियम क्या है, धातु है। कॉपर और एल्युमिनियम धातु है, इसलिए इससे इसका तार बनाया जाता है। ठीक है, तार बनाया जाता है, बिजली का तार बनाया जाता है। बिजली का तार बनाने में कॉपर और एल्युमिनियम का हम यूज करते हैं। देखो बल्ब में होता है, बल्ब में टंगस्टन तार का यूज किया जाता है। टंगस्टन तार का यूज किया जाता है, किसमें, बल्ब में टंगस्टन तार का यूज किया जाता है, क्योंकि जो टंगस्टन होता है इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, ऊंच होता है। टंगस्टन का प्रतिरोधकता जो होता है वो काफी क्या होता है, ऊंच होता है, काफी ऊंच होता है। प्रतिरोधकता ऊंच होता है। टंगस्टन तार का प्रतिरोधकता क्या होता है, ऊंच होता है। ठीक है, जल्दी गलता नहीं है, मिश्र धातु है। ठीक है, ये मिश्र धातु है टंगस्टन। तो मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है
ठीक है, दहन होता है वो ऊंच होता है, ऊंच होता है, और ऊंच होने के कारण मिश्र धातु का बना होता है ये मिश्र धातु का बना होता है। और इस मिश्र धातु का जो दहन होता है या ऊंच होता है, दहन क्या है, ऊंच होता है। इसी कारण बल्ब का जो तंतु बनाया जाता है, जो बल्ब का तंतु बना होता है, जैसा ये बल्ब है, देखो ये बल्ब है, इसमें एक तंतु लगा होता है, ये वाला ऐसे तंतु लगा होता है। इसी को टंगस्टन से बनाया जाता है, जो कि मिश्र धातु है। और इसका दहन उच्च होता है, प्रतिरोधकता उच्च होता है, ये जल्दी गलता नहीं है। समझ में आया? वैसे ही हीटर का हीटर जो होता है, हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्या है, मिश्र धातु है, और इसका भी प्रतिरोधकता उच्च होता है। तो हमने देखा कि तार किससे बनाया जाता है, बिजली का तार कॉपर या एल्युमिनियम से बनाया जाता है। एल्युमिनियम गुड कंडक्टर माना जाता है, लेकिन एल्युमिनियम महंगा होने के कारण कॉपर का तार बनाया जाता है। समझ में आया? तो हमने प्रतिरोध के बारे में देखा कि किस तार का यूज हम कब करेंगे। पतले तार का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, धारा कम जाएगा, कम बहेगा, तो बल्ब जो है प्रकाश कम करेगा। लेकिन अगर हम मोटा तार लेंगे तो धारा अधिक बहेगा, उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। मोटा तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, धारा अधिक बहता है, इसलिए बल्ब जो है अधिक प्रकाशमान होगा। समझ में आया? तो हमने प्रतिरोध के बारे में हम सीखे, हम ओम के नियम भी सीखे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो बाबू तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।